उपकल्पनीय अध्याय। ये चरक सूत्र स्थान का 15वां अध्याय है। 13वें और 14वें अध्याय में उन्होंने जो है स्नेहन और स्वेदन के बारे में बताया है। ठीक है, स्नेहन और स्वेदन दोनों ही हमारे पूर्व कर्म होते हैं। ठीक है, और जो हमारा पंचकर्म होता है, ठीक है, वमन विरेचन, ये सब क्या हमारे पंचकर्म है, तो ये प्रधान कर्म में आते हैं। और एक चीज़ आती है संसर्जन क्रम। ठीक है, संसर्जन क्रम, तो ये हमारा होता है पश्चात कर्म। मतलब कि हम वमन विरेचन यानी कि पंचकर्म के बाद जो करते हैं दैट इज संसर्जन क्रम। तो वमन विरेचन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो कहते हैं कि आप संभार द्रव्य को इकट्ठा करिए, है ना। संभार द्रव्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिए कई बार होता है वमन विरेचन में बहुत वेग आते हैं। ठीक है, तो अब इतने वेग आ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ गई, है ना, अगर उपद्रव उत्पन्न हो गया रोगी को, तो कई बार होता है कि बुद्धिमान वैद्य भी घबरा जाता है। तो जिनके पास अल्प बुद्धि है वो तो और ज़्यादा घबरा जाएगा। तो अगर वो घबरा गया है खुद ही, तो जो सामने पेशेंट बैठा है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को वो कैसे दूर करेगा? तो कहाँ वो बाजार जाएगा, कहाँ क्या करेगा, वो तो खुद ही घबराया हुआ है। तो इसीलिए चरक कहते हैं कि आप सारी मेडिसिन को, सारी औषधियों को क्या करें, पहले ही इकट्ठा करके रख ले। ठीक है, अगर उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं तो उसको ट्रीट करने में काम आ जाएगा, और अगर नहीं उत्पन्न हो रहे हैं तो वो वेस्ट थोड़ी होंगे, वो किसी और काम में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति और आयु। ठीक है, तो इनकी अवस्थाओं के भेद इतने सूक्ष्म हैं कि इनका विचार करते हुए अत्यंत निर्मल और अत्यधिक जो बुद्धि वाला होता है उसकी बुद्धि भी घबरा जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बुद्धि वाला भी होगा ना, एकदम सटीक से सटीक वो ये सारी चीज़ों का परीक्षा करके करेगा। ठीक है, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, फिर भी वो घबरा जाता है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर जाता है। तो फिर अल्प बुद्धि वाले मनुष्य की बात ही क्या करें। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, संभार द्रव्यों को पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी द्रव्य यानी कि जो भी औषधि के फॉर्म में लगने के चांसेस हैं, अगर इनको कॉम्प्लिकेशंस होगा तो हम ये दे सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लेना है। यदि वमन विरेचन का प्रयोग सम्यक रूप से हुआ और वेग भी सब ठीक रूप से आ रहा है, तो वो सामग्रियाँ जो है वो अन्य काम में आ जाती हैं। और अगर वमन विरेचन का प्रयोग करने पर उपद्रव हो जाते हैं तो फिर वे सामग्रियाँ जो है वो विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए होती हैं। क्योंकि उपद्रव के हो जाने पर बाजार समीप में हो तब भी उपद्रवों के अनुसार सभी सामग्रियाँ जो है वो शीघ्र नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, संभार द्रव्य पहले ही इकट्ठा करके रख लेना है। ठीक है, तो वमन क्या है, विरेचन क्या है, तो हम तो वैसे ही जानते हैं कि वमन जो होता है क्या है, ऊर्ध्व भाग से दोषों का निहरण करना। ठीक है, और कफज का स्थान होता है ऊपर। ऊर्ध्व भाग में किसका स्थान होता है, कफज का। तो ये जो चिकित्सा की जाती है वो मेनली किस दोष के लिए की जाती है, कफ के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर का स्थान किसका है, कफ का। ठीक है, तो विरेचन की बात करें तो विरेचन किसके लिए किया जाता है, तो अधोमार्ग से दोषों का निर्हरण करना, दैट इज पित्तज रोग में हम करते हैं। ठीक है, तो पित्तज वाला जो नीचे स्थान होता है हमारा, आमाशय और पक्वाशय के मध्य वाला जो स्थान होता है, तो वो हमारा क्या होता है, पित्त का स्थान होता है। तो हम वही कह रहे हैं कि अधोभाग से जो दोषों का निर्हरण करते हैं तो वो विरेचन कहलाता है, और ये मेनली पित्तज रोगों में होता है। ठीक है, एक और चीज़ होती है बस्ती, वो होती है हमारे पात के लिए। अब ये कह रहे हैं पूर्व कर्म ऑफ वमन, मतलब कि अगर हमें किसी रोगी का वमन कराना है तो हम सबसे पहले क्या करें। तो सबसे पहले तो आप गृह में सामग्रियों का संग्रह होना चाहिए, स्नेहन और स्वेदन कर लें। ठीक है, पूर्व कर्म है वो करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि स्नेहन स्वेदन करते टाइम जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो स्नेहन स्वेदन करते समय यदि शारीरिक या मानसिक कोई भी तीव्र रोग सहसा आ जाए, यानी कि अचानक से अगर आ जाता है, तो पहले उन रोगों को शांत करना चाहिए, और जितने दिन में शांत हो उतने दिन आप रुक जाइए, उसके बाद वमन कराइए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो पहला क्या है, सामग्री को इकट्ठा करिए। दूसरा क्या है, स्नेहन और स्वेदन हो जाना चाहिए। तीसरा क्या है कि अगर स्नेहन स्वेदन से कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो पहले वो शांत हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि वमन कर्म हम कराएंगे कब। ठीक है, तो देखिए जब शारीरिक या मानसिक तीव्र व्याधि शांत हो जाए। ठीक है, हमने ऊपर भी बात कर ली कि शांत हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, रोगी स्वस्थ हो जाए, ज्वर हो तो ठीक हो जाए, और मतलब अगर रुकना पड़े तो आप 4 दिन रुकिए, 7 दिन रुकिए, जितने दिन रुकना है रुकिए, लेकिन
तब कराना चाहिए जब रोगी थोड़ा सा स्वस्थ हो। स्वस्थ होने का मतलब आप कहेंगे कि हम रोगी को ही पंचकर्म देते हैं और आप कह रहे हैं कि स्वस्थ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मान लीजिए वमन दे रहे हो तो कफज रोगों के लिए देंगे, ठीक है। बट अगर उसको कोई रोग हुआ है ना, तो रोग से क्या होगा, शरीर जो है वो दुर्बल हो जाएगा। और कभी भी हम दुर्बल शरीर वाले को पंचकर्म नहीं कराते। पंचकर्म कराने की शर्त ही यही है कि रोग भी आपका बलवान होना चाहिए, यानी कि जो भी दोष है ना वो बलवान होना चाहिए, और उसके साथ आपका शरीर भी बलवान होना चाहिए, है ना। दुर्बल व्यक्तियों को तो पंचकर्म कराना ही नहीं है, वमन विरेचन तो बिल्कुल कराना ही नहीं है। किसको कराना है वमन विरेचन, जो बलवान हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही जो इनका कहने का मतलब है कि रोगी स्वस्थ हो जाए, मतलब कि बलवान हो। ऐसा ना हो कि उसको कोई बुखार उखार पकड़ ले और बेड पे हो और आप उसका वमन विरेचन करा दें, ऑलरेडी वो बीमार हो, ऊपर से आप 4-4 5-5 वेग करा दे तो क्या रह जाएगा फिर। तो इसलिए क्या करें, रोगी स्वस्थ हो जाए, यानी कि बलवान हो, जिसका उचित रूप से स्नेहन और स्वेदन हो गया हो, ठीक है। हमने ऊपर भी बात की थी कि स्नेहन स्वेदन जो है वो हो जाना चाहिए। सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका हो, अच्छी प्रकार से सोया हो, और जो खाना है वो भी अच्छे से पच गया हो, सिर से स्नान कर चुका हो, ठीक है, प्रॉपर उसने स्नान किया हो। स्नान आपको पता है श्रमहर होता है, मलहर होता है, ठीक है। तो सिर से स्नान कर चुका हो, चंदन आदि का लेप, फूलों की माला धारण किए हुए हो। अब ये जो है थोड़ा सा टिपिकल चीज़ आ जाती है, आप कहेंगे कि हम कराने जा रहे हैं वमन विरेचन और ये क्या माला धारण करा रहे हैं, तो नहीं, पुराने के ज़माने में कराया जाता था ऐसा, ठीक है। चंदन का लेप वेप लगाएंगे और फूलों की माला धारण करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा खुशबू स्मेल जो है वो नॉर्मल रहेगी, मेंटेन रहेगी उसकी। जो व्यक्ति हो वो देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु आदि की विधि पूर्वक पूजा कर चुका हो, ठीक है। तो हम किसी भी कार्य के लिए जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं ना, तो वही चीज़ करना है। अब वमन कर्म कराने के लिए क्या औषधियाँ चाहिए, तो मधु, मुलेठी यानी कि यष्टि मधु, उसके बाद है सेंधा नमक यानी कि सैंधव लवण, और राब से युक्त मदन फल। ये 5 चीज़ें हैं अपनी, ठीक है। मधु, मुलेठी, सेंधा नमक, राब से युक्त और मदन फल, इनका आपको कषाय पिलाना है, यानी कि काढ़ा बना करके पिलाना है, ठीक है। कषाय की जो मात्रा है वो प्रत्येक पुरुषों के बल और कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब कि जिसका जितना बल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, और जिसकी जैसी कोष्ठ होगी, मतलब मृदु होगा, तीव्र होगा, जिसका जैसा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। व्यवहार की दृष्टि से देखें तो जो मदन फल का चूर्ण है वो मेनली आपको 3 से 6 माशा प्रयोग करना चाहिए, और मदन फल का जो क्वाथ होता है वो 4 से 8 तोला यूज़ करना चाहिए, ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मेनली फोकस करना है कषाय की मात्रा पुरुष के बल और कोष्ठ के आधार पर, ठीक है। अब वमन कर्म की विधि कैसे है, हम कब कराएंगे, उसको कैसे कराएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो द्रव्य है जो उसको पिलाना है वो हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, वमन द्रव्य को विधि पूर्वक पिला देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 1 मुहूर्त तक हम प्रतीक्षा करेंगे। 1 मुहूर्त का मतलब कितना होता है, 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट्स। तो इतने टाइम तक हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिर पर और शरीर से पसीना आने लगेगा। सबसे पहले सिर से पसीना आएगा, उसके बाद पूरे शरीर से पसीना आने लगेगा। तब आप समझिए कि जो दोष है वो पिघल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, शरीर में रोमांच होने लगेंगे, मतलब कि जो आपके रोए हैं ना, जो हेयर्स होते हैं ना स्किन पे, वो खड़े होने लगेंगे, इसी को कहते हैं रोमांच। तो इसका क्या मतलब है कि दोष जो है वो अपने स्थान से चल दिए हैं, ठीक है। उदर में आधमान होने लगेगा, है ना, यानी कि पेट आपका धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा फूलने लगेगा। तब आपको क्या समझना है कि जो दोष थे वो कहाँ आ रहे हैं, उदर में आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, हल्का सा जी मिचलाएगा और मुख से जल निकलने लगेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो दोष है वो ऊर्ध्वमुख में आ गया है, ठीक है। तब आपको अब यहाँ पे विरेचन कराना है, तो कैसे कराएंगे, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, जो जानु समान ऊंचा है, यानी कि जो घुटने तक की लेंथ है, ऊंचाई है, उसी की ऊंचाई तक आपको क्या करना है, एक बिस्तर लगाना है, ठीक है। विस्तृत चौकी लगाना है, या जो भी है बिस्तर लगाइए, उस पर आप उसको बिछा करके या तो बैठा दीजिए या तो लेटा भी सकते हैं, तो मेनली आप बिछा दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आप पीकदान रख दीजिए। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिसमें आप वॉमिटिंग कराएंगे ना, है ना, वो आप रख दीजिए। उसके बाद है कि मस्तक दोनों पार्श्वों को पकड़ने वाला, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा मित्र वर्ग रखना चाहिए जिसको घृणा ना हो आपसे,
है ना। अब आप उल्टियाँ करने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो खुद ही परेशान हो के भाग जाए, नहीं, कैसा हो वो मित्र वर्ग का रहना चाहिए। तो क्या है कि मस्तक और दोनों पार्श्वों को पकड़ने वाला हो, ठीक है, साइड से पकड़े और मस्तक को पकड़े और जो नाभि है उसको दबाए और पीठ के नीचे से ऊपर की तरफ आपको मलना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको मलना है, ताकि क्या होगा, जो आपका दोष है वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि वमन के योग्य कौन है और वमन के अयोग्य कौन है, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो जिसने विषपान किया हो उसको आप वमन कराइए, है ना, क्योंकि जब भी विषपान किया होता है तो अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको तुरंत क्या कराना है, वमन ही तो कराना है, ताकि वो बाहर निकल जाए। डाइजेस्ट ही ना हो तो बॉडी में जाएगा ही नहीं। सर्प ने काटा हो, ठीक है, वही चीज़ है बट थोड़ी सी अलग है कि सर्प ने काट लिया हो तो। नव ज्वर हो यानी कि नया नया बुखार हो। अतिसार हो, क्योंकि अतिसार नीचे से आपका वो अतिसार हो रहा है तो नीचे से दोनों दोष निकालेंगे, ठीक है। हमेशा हमें क्या करनी है, चिकित्सा करनी है। तो चिकित्सा कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो अतिसार में आप क्या करेंगे, वमन कराएंगे। कास और श्वास रोगों में भी हम वमन कराएंगे। अब किसको नहीं कराना चाहिए, तो गर्भवती स्त्री को नहीं कराना चाहिए, बालक और वृद्ध को नहीं कराना चाहिए, ठीक है। हृदय रोगियों को भी नहीं कराना चाहिए, दुर्बल को भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है। और जिसको ऑलरेडी उल्टियाँ हो रही हों उसको आप वमन नहीं कराएंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, विरेचन कराएंगे, उसको वमन नहीं कराएंगे। ये हो गया। अब देखिए लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि उसका अयोग हुआ है या फिर उसका बहुत ज़्यादा योग हो गया है या फिर अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, ये अब आपका देखिए ये बनता है यहाँ से मेन एमसीक्यूज। तो अगर आपका अयोग है मतलब कि प्रॉपर नहीं हुआ है वमन, तो क्या होगा, वमन के वेग का बाहर ना निकलना, केवल औषधियों का बाहर निकलना, ठीक है, केवल मेडिसिन ही निकलेंगी। वेगों का विभ्रंश हो जाना और विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इन सारे कंडीशंस में क्या मतलब है कि वमन प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। अति योग हो जाएगा तो क्या होगा, झागदार और रक्त की चंद्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है। मतलब कि बेसिकली जब आपको रक्त के कण दिखने लगे तो समझिए कि बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर सम्यक योग होगा तो क्या होगा, तो सम्यक योग होने पर समय पर वेग निकलेंगे, है ना, यानी कि जो मलमूत्र का त्याग है वो समय पर होगा। अत्यधिक आपको कष्ट नहीं होगा। क्रम से इनका निकलना, ठीक है, क्या क्या निकलेगा, तो सबसे पहले आप देखिए कोई भी मेडिसिन पिला रहे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, औषधि निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, जो मेन दोष जिसके लिए हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो वमन किसके लिए, कफ के लिए, तो कफ निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, पित्त निकलेगा और सबसे लास्ट में वात निकलता है, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। और अयोग है ना, प्रॉपर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहे थे कि केवल औषधि ही बाहर निकलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्वयं वेग बंद हो जाएगा। तो समझिए आप क्या कि सम्यक योग हो गया, ठीक है। तो ये तीनों में लक्षण है। अब वमन के वेग की मात्रा कितनी होती है, तो प्रधान वेग की शुद्धि वो होती है 8 वेग, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा दोष बढ़े हुए थे और हमको प्रधान वेग की शुद्धि करानी है तो उसमें 8 वेग होते हैं, मध्यम में 6 होते हैं और हीन वेग शुद्धि में 4 वेग होते हैं, ठीक है, 8 6 4। वमन का अतियोग और अयोग से क्या उपद्रव होंगे, तो पेट का फूलना, पेट फूल जाएगा, है ना, दोष उसमें क्या है, जब बढ़ जाएंगे, पेट फूल के अब निकल ही नहीं रहा है तो पेट फूला ही रहेगा। गुदा में कैंची से काटने के समान पीड़ा का अनुभव होगा। मुख से लाला श्राव होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या हुआ है, दोष निकल ही नहीं पाया, पूरा हो ही नहीं पाया तो क्या हो जाएगा, मुख में लाला श्राव बना रहेगा। हृदय ग्रह होगा, पीड़ा होगी। अंगों का जकड़ जाना, ठीक है, शरीर में आपके वेदना होगी। जीव रक्त का निकलना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर आपका वमन का हो गया तो जीव रक्त निकलेगा, ठीक है। बेसिकली आपको ब्लड की जो है, रक्त की जो है वो कण दिखाई देने लगेंगे। औषधों का विभ्रंश तथा बिना परिश्रम के थकावट का अनुभव हो जाएगा, ठीक है। वमन कर्म के बाद धूमपान, अब ये आपको देना है 1 मुहूर्त तक आश्वासन देकर, ठीक है, उसको 1 मिनट तक आप बैठाइए नॉर्मल। उसके बाद स्नेहिक या विरेचनिक में से कोई एक धूम जो है वो आवश्यकता अनुसार पिलाएं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ यही रेफरेंस है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपका वमन में ही है, विरेचन में क्या है, धूमपान नहीं कराते, ठीक है। वमन के बाद हम रोगी को क्या आदेश देते हैं, तो वो कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है निवात गृह में बैठे, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे हवा ना आता हो,
और आता भी हो तो एकदम सीधे हवा ना आए, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ज़ोर से बोलना, अधिक देर तक बैठना या खड़े रहना और अधिक चलना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्रोध, शोक, मैथुन, रात में जगना और दिन में सोना, ये भी आपको क्या करना है, त्याग देना है। अपथ्य भोजन, अकाल भोजन और बहुत ही ज़्यादा अत्यंतहीन गुरु भोजन आपको नहीं करना है। मूत्र, पुरीश आदि का वेग भी जो है आपको नहीं रोकना है, ठीक है, या फिर बलपूर्वक आपको बाहर भी नहीं निकलना है, ठीक है। तो ये आपको आदेश देना है रोगी को। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी वमन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, संभार द्रव्य को इकट्ठा करना है। उसके बाद उसके कुछ पूर्व कर्म हैं, ठीक है, यानी कि स्नेहन स्वेदन करा देना है, उसका संभार औषधियों को इकट्ठा कर लेना है, और अगर स्नेहन स्वेदन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको क्या करना है, ठीक करना है पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने पूर्व कर्म कर लिया है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा वमन कर्म है उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन लगेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या विधि है, उसके बाद हम किसको करा सकते हैं और कैसे कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद लक्षण क्या देखेंगे, और अगर अति योग या अयोग हुआ तो उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, विरेचन कर्म में क्या है कि त्रिवृत यानी कि निषोध का कल्क बनाते हैं, एक अक्ष की मात्रा में देते हैं। एक अक्ष यानी कि एक कर्ष, कर्ष का ही पर्याय अक्ष है, अक्ष का पर्याय कर्ष है। और हम किसको कहते हैं, अक्ष या कर्ष फल किसको कहते हैं, विभीतकी को कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि विभीतकी का एक फल का मात्रा कितना होता है, एक अक्ष होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक कर्ष का मतलब होता है यहाँ पे 12 ग्राम। तो त्रिवृत या निषोध का कल्क हम देंगे एक कर्ष की मात्रा में, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछता है। तो रोग, मनुष्य की प्रकृति, बल आदि, ठीक है, जो हमने वहाँ पे पढ़े थे वही सब है। इन सब के अनुसार क्या करेंगे, दूध आदि द्रव में घुल करके हम लोग इस कल्क को देंगे, ठीक है। तो दोष, औषध का बल, देश काल, रोगी का बल, शरीर, आहार, रोगी का साथ में सत्व, प्रकृति, आयु तथा रोग के भेदों को अच्छी प्रकार से देख करके क्या करेंगे, पिला देंगे, ठीक है। इन सबको देखेंगे कि भाई उसकी प्रकृति कैसा है, उसका बल कैसा है, आयु क्या है, इन सब के अकॉर्डिंग देखेंगे, और जितनी मात्रा सुटेबल होगी हम उस मात्रा में उसको पिला देंगे, ठीक है। अब देखिए, वमन कराने के 15 दिन बाद विरेचन कराते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर हमें दोनों देना है तो वमन करा दिया अब विरेचन करा देते, नहीं। क्योंकि क्या है ना, वमन कराने के बाद उसका ऑलरेडी शरीर जो है ना थोड़ा सा दुर्बल हो गया है, दोष निकला है ना, तो उसके बाद अभी आपको शांत करना है, उसको पहले बलवान बनाना है। तो 15 दिन बाद ही आप विरेचन दे सकते हैं, ठीक है। जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो धूमपान को छोड़कर, ठीक है, धूमपान नहीं देते हैं विरेचन में, धूमपान को छोड़कर वमन विधि में बताए हुए विधान के अनुसार आपको नियमों का पालन करना है, ठीक है। सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। इसमें द्रव्य अलग है हमारा, त्रिवृत है यानी कि निषोध का कल्क देना है, एक अक्ष की मात्रा में देना है, किसी भी लिक्विड या फिर दूध में आपको घोल करके पिला देना है। वमन के 15 दिन बाद आपको विरेचन करना है, ठीक है। और बाकी सब भी सेम रहेगा धूमपान को छोड़कर, ठीक है। अब किसको विरेचन कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, तो गुल्म, अर्श, उदर रोग, वमन, योनि रोग और शुक्र रोग, इसमें क्या करा देना है, विरेचन करा देना है, ठीक है। हमने अभी क्या देखा था, जिनको उल्टियाँ हो रही है उसको वमन नहीं कराते, है ना, वही चीज़ देखी है वमन। जिनको वमन यानी कि उल्टियाँ हो रही है उसको क्या कराएंगे, विरेचन कराएंगे, ठीक है। किसको नहीं कराएंगे, तो नवज्वर, नवज्वर में हम क्या करा रहे थे, वमन करा रहे थे, विरेचन नहीं कराते। अतिसार में भी नहीं कराते। रक्त पित्त है या फिर शल्य का कोई रोगी है तो उसको विरेचन हम नहीं कराते, ठीक है। अगर वमन का अतियोग हो जाएगा तो काले खून का निकलना, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं वमन के अतियोग के लक्षण, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिए कि ये जो आपका क्रम है ना, तो वो क्या था, क्रम। तो हमारा वमन की हम बात करें, ठीक है, तो वमन में हमारा क्या था, पहले औषधि निकलेगी, देन कफ निकलेगा, देन पित्त, देन वात, ठीक है। अब हमारा जो है विरेचन में क्या हो जाता है, निकलेगी तो पहले औषधि, उसके बाद विरेचन किसके लिए होता है, पित्त दोष के लिए होता है, तो पित्त निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कफ निकलेगा, उसके बाद वात। तो वात भी यही है, औषधि भी यही है, फेर बदल जो करना है आपको इसी का करना है, ठीक है। जो दोष है वो पहले लिख देना है, कफ वाला वमन में है तो वमन में कफ, विरेचन में पित्त, ठीक है।
हमने वमन का योग पढ़ा था, तो विरेचन में क्या होगा, तो उत्तम वेग के लिए, मतलब कि अगर दोष बहुत ज़्यादा है तो 30 बार, मध्यम वेग के लिए 20 बार, हीन वेग के लिए 10 बार। ठीक है, इसको आप 2, 3, 4 प्रश्न में भी लिख सकते हैं। अब वमन विरेचन कराने के बाद जो है क्या होता है, जो शरीर होता है ना रोगी का, वो एकदम दुर्बल हो जाता है, क्योंकि दोष जो है वो बाहर निकल गए हैं और इतना वेग आपने कराया है, तो उसका जो बल है ना वो क्षीण हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब उसको बलवान बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ना अग्नि उसकी जो होती है ना मंद हो जाती है, तो हमें उस अग्नि को ही ठीक करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो संसर्जन कर्म करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में है, समझिए, आप ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 चीज़ है, उसका डाइट प्लान कैसा रहेगा, तो मॉर्निंग में और नाइट में रहेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग और नाइट में रहेगा, तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के लिए M लिखा है, नाइट के लिए N लिखा है। ठीक है, उसके बाद है आपका यवागु, यवागु के लिए Y है, विलेपी के लिए V है, भक्त के लिए B है और मांसरस के लिए M और R है। ठीक है, नॉर्मल डाइट के लिए ND। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यवागो, विलेपी, भक्त, मांसरस क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगी। तो देखिए संसर्जन क्रम कैसे करते हैं, तो ये 7 दिन का चार्ट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वमन या विरेचन हो गया है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपने जो है वेग उसका निकाला है ना, तो क्या करेंगे, प्रवर, यानी कि हम उसको जो है 7 दिन में नॉर्मल डाइट पे लाएंगे। अगर मध्यम हुआ है तो 5 दिन में नॉर्मल डाइट पे लाएंगे, और अगर थोड़ा सा ही वेग निकाला है आपने तो अवर, यानी कि 3 दिन में उसको नॉर्मल डाइट पे ला देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा मॉर्निंग है, ये हमारा नाइट है। ठीक है, तो डे 1 में मॉर्निंग एंड नाइट, डे 2 में मॉर्निंग नाइट, डे 3 में ऐसे ऐसे करके डे 7 तक है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है नो, यानी कि कुछ नहीं देंगे। तो वमन या विरेचन कराने के बाद पहले दिन में आपको मॉर्निंग में कुछ नहीं देना है किसी को। ठीक है, अब बात करेंगे नाइट, नाइट से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना है। ये जो हमारा सिंबल है ना, यवागो, विलेपी, भक्त और मांसरस। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए, यवागो, विलेपी, भक्त, मांसरस और नॉर्मल डाइट, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। अगर आपका प्रवर है ना, यानी कि अच्छे से आपने उसका वमन विरेचन कराया है, तो संसर्जन का भी आपको अच्छे से कराना पड़ेगा। तो आपको क्या करेंगे, जो यवागो है उसको 3-3 बार कर दीजिए, यवागो 3 बार, फिर क्या है विलेपी 3 बार, फिर भक्त 3 बार, फिर मांसरस 3 बार, उसके बाद आप ले आइए उसको नॉर्मल डाइट पे। ठीक है, अब मॉर्निंग एंड नाइट का आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग नाइट ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे 3-3 बार जब करेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे, तो ये 7 दिन हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा प्रवर होगा तो वो 7 दिन में नॉर्मल डाइट पे आएगा। ठीक है, अब मध्यम वाले में क्या करेंगे, इसमें 3 था, इसमें 2 कर दीजिए, तो यवागु 2, विलेपी 2, भक्त 2, मांसरस 2, उसके बाद नॉर्मल डाइट। तो नॉर्मल डाइट हमारा कब आ जा रहा है, डे 5 में। ठीक है, तो 5 दिन में। उसके बाद हो गया आवर, थोड़ा सा ही हुआ है तो थोड़ा सा देंगे ना, तो एक एक बार ही दे देंगे, तो यवागु 1, विलेपी 1, भक्त 1, मांसरस 1, उसके बाद नॉर्मल डाइट। तो ये 3 दिन में ही क्या आ जा रहा है, नॉर्मल डाइट पे आ जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, और इन सब के सेवन के पश्चात आपको उष्ण जल पिलाना है। ठीक है, गर्म पानी पिलाना है, इस बात का ध्यान रखिए।